आज हम जापान के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे। जापान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है बेसिकली वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो मोनार्क है, जो किंग है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के अपने पावर्स का यूज करता है और जो जो भी उसके पास पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही दी गई हैं। और अमूमन ये देखा जाता है कि जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की होती हैं वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होती है। हम भी यूके देख सकते हैं और भी कंट्रीज़ हैं, तो जापान में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक रियल पावर के साथ एग्जिस्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम है जो जो गवर्नमेंट है जापान की, उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से डिफाइन करता है। बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो जापान का जो लेजिस्लेचर है वो दो हाउसेस में डिवाइडेड है और उसमें जो एक हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव HOR, जिसको हम भारत में लोकसभा के सेंस में ले सकते हैं, और जो दूसरा है वो है हाउस ऑफ काउंसिलर्स है, जिसको हम राज्यसभा के टर्म्स में ले सकते हैं। सीधे से यहाँ पे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो 4 साल का टर्म होता है, जिसका जो हाउस ऑफ काउंसिलर है इसका 6 साल का टर्म होता है। और दोनों के जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट होते हैं। और जो हाउस ऑफ काउंसिलर होती हैं वो एक परमानेंट बॉडी है और वो हर 3 साल में जिसका इलेक्शन होता है, और आधे जो मेंबर है वो रिटायर हो जाते हैं। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उसमें 480 मेंबर्स होते हैं और हाउस ऑफ काउंसिलर में 242 मेंबर्स होते हैं। बाकी जो यहाँ पे गवर्नमेंट है जापान में, जो PM होता है वो HOR जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसी से चलता है, और उसके पास मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट होना ज़रूरी है HOR का, और उसी के प्रति वो उत्तरदायी भी होता है, अकाउंटेबल भी उसी के प्रति होता है। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट करता है और गवर्नमेंट में जो सिंपल जो पॉलिसी होती है वो प्राइम मिनिस्टर ही चलाता है। उसके बाद जो एम्पेरर होता है वो उसी को PM बनाता है, जिसके पास HOR हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मेजॉरिटी सपोर्ट होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जापान में कुछ परफेक्शन जो असेंबलीज़ होती हैं, गवर्नर्स होते हैं वो भी हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल्स होती हैं, उस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। आज बेसिकली हमारा जो टारगेट रहेगा वो इतने बड़े एरिया पे ही रहेगा। यहाँ पे हम एम्पेरर की बात करेंगे। अब जो जापान में जो एम्पेरर हैं, अभी जो एम्पेरर हैं उनका नाम नारुहितो है और वो 2019 से एम्पेरर हैं जापान के। ये ओथ टेकिंग सेरेमनी का फ़ोटो है एम्पेरर नारुहितो का। अगर हम एम्पेरर की पावर्स की बात करें तो यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा है मैंने, अबव ऑल कंट्रोलिंग नन। मतलब एम्पेरर जो है वो जापान में एक सबसे ऊंचा पद है, सबसे मतलब ऑल ऑन द अबव हैं, पर उनके पास पावर कुछ भी नहीं है। इवन जो अगर हम यूके की बात करें तो यूके में जो क्वीन है वो जापान के एम्पेरर से ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। जापान में एम्पेरर बिल्कुल इनएक्टिव रोल में रहते हैं। आप मतलब जापान में ना वो न्यूज़ में रहते हैं और बहुत कम आपको दिखाई पड़ते हैं और बिल्कुल इनएक्टिव रोल में रहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ने वहाँ के एम्पेरर को बहुत बांध रखा है। इवन जो इम्पीरियल फैमिली है वहाँ की, वो लॉस पे चलती है। एक इम्पीरियल काउंसिल है, इम्पीरियल हाउस होल्ड काउंसिल है, वो तय करती है कि वहाँ के परिवार को कैसे चलना है, कैसे रेगुलेट करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी बंदिशें लगा के रखी हैं वहाँ के राज परिवार पे भी और वहाँ के जो किंग हैं उन पे भी। इसलिए जापान में जो एम्पेरर है वो बिल्कुल ही पावरलेस है। वो बिल्कुल एक अपने जो रोल हैं कुछ जो गिने चुने हैं वो अपने निभाता है, बस उसका यही काम है। उसके बाद करें तो वो सेरेमोनियल ड्यूटीज़ निभाते हैं, कोई रियल पावर्स नहीं है उनके पास। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं और वो भी दायित्व के ही डायरेक्शन से होता है। दायित्व में जिसको मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट होगी उसी को आप PM बना सकते हैं। और जो मेंबर होता है वो इम्पीरियल थ्रोन को जो सक्सीड करेगा वो भी इम्पीरियल हाउस होल्ड लॉ से ही डिसाइड होता है। अपने मन से वहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी बंदिशें हैं वहाँ पे एम्पेरर के ऊपर। उसके बाद के जो प्राइम मिनिस्टर होता है जापान में, वो प्राइम मिनिस्टर एक
चीफ होता है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का, और उसके पास सारी रियल पावर होती है। जैसे इंडिया में हम देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर होता है, वो अपॉइंट होता है, नॉमिनेटेड होता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और जो चीफ प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसी भी हाउस का हो सकता है दायित्व में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का भी और हाउस ऑफ काउंसिलर में से किसी भी एक हाउस का हो सकता है। सिविलियन होना ज़रूरी है। उसके बाद बात करें जो लेजिस्लेटिव बॉडी है जापान की, उसको हम नेशनल दायित्व ऑफ जापान कहते हैं। वो 2 हाउसेस से बनी है। एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसमें 480 मेंबर्स हैं, जो ज़्यादा पावरफुल लोकसभा के, हम लोकसभा की तरह ही है, हाउस ऑफ HOR। और हाउस ऑफ काउंसिलर जिसमें 242 मेंबर्स हैं, जिसको डिसॉल्व नहीं किया जाता, एक परमानेंट बॉडी है। और जो टर्म होती है हाउस ऑफ काउंसिलर की वो 6 साल की होती है, 6 साल की होती है। हर तीसरे साल में जो आधे उनके मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।